स्टेट पीसीएस के अंदर इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस होता है, इसके अंदर जन साधारण में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ना ही तो एस्पिरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर बट इन पीपल एट लार्ज। मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी थी पहले। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि स्टेट पीसीएस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ के अंदर जिसे कहते हैं जैक लगते हैं, नेटवर्क्स लगते हैं, बहुत अनफेयर प्रोसेस होता है और इसलिए भी लोगों का इंटरेस्ट इन इंटरव्यूज़ के अंदर बढ़ जाता है। मुझे भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2023 की फरवरी के अंदर, वेर इन आई गॉट अ चांस टू अपीयर इन हरियाणा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू। अब इस साल हरियाणा सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में क्या हुआ है, क्यों हुआ है और नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। साथ ही साथ आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंटरव्यू प्रोसेस में इंटरेस्ट है भी मैं ये वीडियो के थ्रू अपना HCS के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 2 चीट शीट है। एक चीट शीट है मेरे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और एक चीट शीट है इस एक्सपीरियंस को कंसोलिडेट करते हुए एक पेज पे छोटे नोट्स, ताकि आई डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट डिटेल। तो मेरा जो स्कोर था वो 40 था। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 40 आउट ऑफ 75, विच वॉज नॉट ग्रेट बट नॉट टू बैड आइदर। वो एवरेज स्कोर था। और उसके बीच में एक भारी दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि हमको कमीशन के सेक्रेटरी ने बहुत प्यार से ये समझाया था कि यूजुअली हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी आपसे ये ना पूछे कि आप कहाँ से आते हैं, वेदर यू आर इन हरियाणा आउटसाइडर या आप हरियाणा इनसाइडर है, क्योंकि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इस बात से एक बायस क्रिएट होता है। एवरीबडी वांट्स कि स्टेट पीसीएस में इनसाइडर ही हो। लेकिन मेरे इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें ऐसी हुई जिसमें उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि क्या आप हरियाणा से नहीं है, क्या आप और कहाँ से है। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा उस मोमेंट पे, और मुझे लगता है कि उस बात का थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे इंटरव्यू के स्कोर पे हुआ। बट आई विल लीव दैट टू योर जजमेंट। हुआ नहीं हुआ उससे इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है सारी की सारी कहानी आपको बता देना। तो इवन दो मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है, तब भी मैंने इसके लिए एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि कुछ चीज़ें लिखित में आदमी इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उस टाइम पे मेरी इमोशनल स्टेट क्या थी, क्या क्वेश्चन एग्रेसिवली पूछा गया था, क्या क्वेश्चन जेंटली पूछा गया था, क्या मैं फ्लस्टर्ड था, क्या मैं हकला रहा था, क्या मैं रुक रहा था। ये सारी कहानी लिखित में नहीं समझ में आती, एंड दैट इज़ वाई अ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट लाइक दिस विल एड ट्रेमेंडस वैल्यू टू योर प्रेपरेशन। तो मेरा मॉर्निंग सेशन था 4 फरवरी को, और उससे जस्ट पहले 3-4 दिन पहले एक डिप्टी एसपी के लिए एक अलग मेजरमेंट का सिस्टम के लिए भी हमको पंचकुला बुलाया गया था। पंचकुला बुलाया गया था तो वहाँ हाइट मेजर हुई थी। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हाइट शुड बी मोर देन 5 फीट 2 इंचेस। फॉर मेल कैंडिडेट्स द हाइट शुड बी मोर देन 5 फीट 7 इंचेस। एग्जाम का फॉर्म भरने के टाइम यू शुड बी लेस देन 27 ईयर्स ऑफ एज, अगर डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल होना है तो। साथ ही साथ मेल कैंडिडेट्स के लिए एक चेस्ट मेजरमेंट का टेस्ट था और एक चेस्ट एक्सपेंशन का टेस्ट था। तो 33 इंचेस की चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, एंड विद एक्सपेंशन 1.5 इंच का एक्सपेंशन होना चाहिए 34.5 इंचेस का। तो ये तो कहानी हो गई डिप्टी एसपी के मेडिकल की। इसका मैंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंटेड वीलॉग बनाया है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा टॉप राइट सेक्शन पे। यू कैन फाइंड इट, यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन एंजॉय इट। अब बात आ जाते हैं वापस से 4 फरवरी के दिन, जिस दिन मेरा HCS का इंटरव्यू हुआ था। तो मॉर्निंग मेरा सेशन था। पहले हमको वहाँ बुलाया गया, बहुत बढ़िया सलीके तरीके से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोज गाइज वर वेरी कॉर्डियल। अगर किसी का डॉक्यूमेंट एब्सेंट भी था तो वहाँ कोई माहौल नहीं ख़राब किया गया, ना स्टूडेंट को डराया गया। उनको बस ये बोला गया आप इसको जमा कर देना, अभी हमको एक रिटन एफिडेविट दे दो। तो अभी तक तो सिस्टम बड़ा फेयर लगा, बढ़िया सिस्टम था लास्ट ईयर इंटरव्यू का। उसके बाद सेक्रेटरी साहब आए, ही स्पोक टू अस, सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन, एंड ही पुट आवर माइंड एट ईज कि इस बारी वी हैव ट्राई टू इंश्योर कि जो एक हरियाणा इनसाइडर कैंडिडेट्स के लिए बायस होता है वो ना हो। और उसको इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया है कि कोई सवाल ही ना पूछिए कि आप इनसाइडर है या आउटसाइडर है। उनके पास आपका नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, बट मेरे केस में वो फेल हो गई अंदर। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो आप। तो कहानी मोटी मोटी सी ये कि मैं 2-3 चीज़ों पे बात करता हूँ कि क्या चाहिए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए, और उसके बाद डिटेल में मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा एक सबसे पहले सलीका तरीका चाहिए कॉन्फिडेंस का। यू शुड बी कॉन्फिडेंट पोलाइटली। अगर
कॉन्फिडेंस पोलाइटनेस से आगे बढ़ जाता है तो वो एरोगेंस बन जाता है। और रियलिटी ये भी है कि एक एरोगेंट के कंपैरिजन में हर व्यक्ति को एक बेवकूफ़ ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बेवकूफ़ व्यक्ति को तो आप सिखा सकते हो काम करना, लेकिन एक एरोगेंट बंदे को आप ठीक एटीट्यूड पे लाने में बहुत मेहनत इनकर करोगे। और इसी मानसिकता के चलते हुए अगर कोई भी व्यक्ति एरोगेंट बदतमीज़ दिख जाता है, चाहे उसको कितना भी ज्ञान हो दुनिया का, उसको किसी भी इंटरव्यू में प्रेफर नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई प्यारा सा सलीके तरीकेदार व्यक्ति है जो कि मे बी थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है, थोड़ा सा उसे कम ज्ञान है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अच्छे मार्क्स उसको मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, ज्ञान के बराबर इसका वट है एप्टीट्यूड का, एटीट्यूड का। आपका एटीट्यूड एरोगेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक वेलफेयर सेंट्रिक आउटलुक रखना है, लोगों को साथ में लेके चलना है और प्लेजेंट और अग्रीएबल होना है। इफ़ यू आर प्लेजेंट, इफ़ यू आर अग्रीएबल, आधा काम तो वहीं पे सॉल्व हो गया। एक मैं फाइनल माइंडसेट की और बात करूंगा जिसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, बहुत लोगों से मैं इंटरैक्ट करता हूं तो मैं उनसे यही सवाल सबसे पहले पूछता हूं। जो भी मेरे से इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए आता है, मैं सबसे पहले सवाल ये पूछता हूं 10 मिनट के बाद, आर यू नर्वस राइट नाउ व्हाइल यू आर टॉकिंग टू मी? तो व्यक्ति घबरा जाता है कि ऐसा क्यों सवाल पूछ लिया आपने। मैंने कहा कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट टेल मी आर यू नर्वस राइट नाउ। तो दे टेल मी कि नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। एंड दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जब तुम मेरे साथ बात करने में नर्वस नहीं हो तो इंटरव्यू रूम के अंदर जाके नर्वस क्यों हो? उसकी सिंपल सी वजह यह है कि यू नो कि मैं तुम्हें एक अंक नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट जजिंग यू। ऑन दी अदर हैंड इंटरव्यू रूम में जाके हमको लगता है कि हमको जज किया जा रहा है, इसलिए हम डरे सहमे से थोड़े अंदर जाते हैं। इसके दो आयाम हैं। पहली बात तो ये कि इट इज़ अ डिस्कशन नॉट एन इंटेरोगेशन। डिस्कशन और इंटेरोगेशन में फ़र्क ये है कि वो आपको जानना चाहते हैं बात करके। इंटेरोगेशन चोर डकैतों के साथ की जाती है बदतमीजी करके, आपके साथ कोई इंटेरोगेशन नहीं की जाएगी। तो पहली बात ये समझने की है कि आपके साथ सलीके तरीके से व्यवहार होगा, दे वांट टू नो यू। और अगर वो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं 4-5 सवालों में लगातार जिससे आपकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पा रही है, अगर आपको हर सवाल पे 4-5 सवाल में सर आई डू नॉट नो, सर आई डू नॉट नो, मैडम आई डू नॉट नो बोलना पड़ रहा है, तो इट इज़ एज बिग अ फेलियर फॉर देम एज इट इज़ फॉर यू। अगर सामने वाला व्यक्ति इंटरव्यूअर आपसे सही सवाल नहीं पूछ पा रहा है तो उसकी फेलियर भी है। तो इसमें खुद सक पकाना नहीं है, सहमना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। साफ साफ सी बात को ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा बहुत डरना, थोड़ा बहुत सहमना, थोड़ा बहुत नर्वस होना लाजमी है, दे ऑल्सो एक्सपेक्टेड। और साथ में जो व्यक्ति वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू ले रहा है उसको भी थोड़ा मज़ा आता है कि चलो मेरी थोड़ी पावर है। एक व्यक्ति अंदर आया, वो डरा हुआ है मुझसे, उसकी भी ईगो को बूस्ट मिलता है। तो थोड़ा बहुत घबराने में कोई बुराई नहीं है, सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। इंटेरोगेशन की तरह देखना नहीं है, मिमियाना नहीं है किसी के आगे, इज्जत से जाना है। बहुत इज्जत से यू हैव वर्कड हार्ड इन योर लाइफ दैट यू हैव रीच्ड अ पॉइंट इन टाइम जहां यू आर अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू। अपनी इज्जत खुद करना सीखो। ये प्रोसेस हो गया माइंड सेट का, और ये माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विद दैट इन माइंड मैं जल्दी से अपना इंटरव्यू साझा करता हूँ। आई होप मेरी ट्रांसक्रिप्ट आपको या तो बैकग्राउंड में दिख रही होगी या तो मैं आपको उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा विच यू कैन रीड एट योर ओन लेजर। तो 4 फरवरी को मॉर्निंग सेशन में मेरा इंटरव्यू था, राजेंद्र कुमार जी का बोर्ड था और 30 मिनट के करीब मेरा इंटरव्यू चला। तो जैसे ही मैं चला वहाँ 5 नहीं 6 मेंबर्स थे। तो रैंडमली जो HPSC के रादर चेयरमैन हैं, वो भी कई बारी जाके रूम में ब्यौरा ले रहे थे। जो जब मैं अंदर गया तब वो बैठे हुए थे, वो भी रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है। तो आई वॉज रियली ग्लैड सीइंग हिम। तब तक मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू होना बचा था। तो खुशी होती है किसी इस एग्ज़ाम के इतने बड़े पोस्ट के व्यक्ति को देख के जिसके लिए आप एस्पायर करें। और उसके बाद जब मैं वहाँ बैठा तो टोटल 4 मेंबर्स और थे। तो एक चेयरमैन थे, एक जो ब्यौरा लेने के लिए बैठे हुए थे वो थे 2, और 4 मेंबर्स और थे। उनमें से एक लेडी मेंबर थी, एक लग रहा था मुझे कि साउथ इंडिया से मेंबर थे, एक पंजाब से मेंबर थे और एक हरियाणा के मेंबर लग रहे थे। तो बड़ा डाइवर्स पैनल था, बहुत डाइवर्स पैनल लास्ट टाइम था। आई डू नॉट नो इस साल क्या होने वाला है, बट लास्ट ईयर का पैनल बड़ा डाइवर्स था। मैं जैसे बैठा, चेयरमैन ने मेरे से पूछा कि बिना अपना आधार कार्ड का नंबर बताए, बिना स्पेसिफिक्स दिए, मोटा मोटा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन उनको दे दिया। उन्होंने सिर्फ मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा चेयरमैन ने, और मेंबर 1 पे बात चली गई। मेंबर 1 वॉज फ्रॉम हरियाणा। तो उन्होंने पूछा कि आपकी ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन का पावर प्लांट्स में क्या यूज़ है। अब मुझे ये बताओ कि इंस्ट्रूमेंटेशन की फेलियर के चक्कर में कौन कौन से इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए। तो मैंने बताया कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसके अलावा जो 2-3 आ रहे थे दिमाग में, आई स्पोक अबाउट देम। फिर उन्होंने पूछा कि
जो तुम काम करते हो उसके बारे में मुझे बताओ। काम करने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम मोबाइल कंप्यूटिंग में कैसे गए, बड़ा इंटरेस्टिंग डोमेन है मोबाइल कंप्यूटिंग में काम करना, उसकी कहानी बताओ। अच्छा, और यूपीएससी का एग्जाम भी तुमने दिया है, तो यूपीएससी में क्या परफॉर्मेंस रही उसके बारे में बताओ। इतने सवाल पूछने के बाद मेंबर 1 ने अब बैटन थमा दी मेंबर 2 को। मेंबर 2 ने मेरे से पूछा कि अब मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखने के लिए तुम क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। मैंने एक छोटी सी गलती यहाँ ये की कि मैंने बड़ा आइडियलिस्ट स्टैंड नहीं लिया, मैं बड़ा रैशनल बात कर रहा था कि सड़क पे नॉर्म बनाना तो एक ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है, उसका काम है लकीर का फ़कीर मोस्टली बनना, और जो लिखा हुआ है लॉ के अंदर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। उसके अलावा कुछ इनोवेशन चाहिए तो वो सुनने पढ़ने में अच्छी लगती है बातें, बट सबको पता है रियलिटी सड़क पे ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम नहीं करती है। बट अपेरेंटली उनको कुछ सड़क की बात नहीं सुननी थी, उनको कुछ इनोवेशन ही सुनना था। अगर मुझे पता होता तब तक कि इतना सच नहीं बोलना होता इंटरव्यूज़ के अंदर, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैं अपने स्टैंड पे अडिग रहा। ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट। उन्होंने मेरे से फिर ये पूछा कि अपने इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की एडमिनिस्ट्रेशन में रेलेवेंस बताओ। ये पढ़ा हुआ सवाल होता है, सब तैयार करके जाते हैं, मैंने उसको बता दिया। फिर फाइनली उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को भी तैयारी करवा रहे हो, तो बच्चों को तुम कैसे तैयारी करते हो और क्या तुम उस पर योगदान देते हो। उस पर मैंने थोड़ी सी बात कर ली। 3 सवाल पूछे। अब फिर से बैटन आ गई मेंबर 3 के पास। मेंबर 3 वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया। उन्होंने मेरे से पूछा तुम गरीबी के लिए क्या करोगे, गरीबी को हैंडल करने का क्या तरीका होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड सा सोल्यूशन बताया। मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, तो हमको एजुकेशन देखनी है, हेल्थ देखना है, न्यूट्रिशन देखना है, स्किल डेवलपमेंट देखनी है, एनवायरनमेंट देखना है। सारे पैरामीटर्स को साथ में लेते हुए मैंने एक आंसर बताया। उन्होंने कहा कि यार तुम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सोल्यूशन तुमने बता दिया, चलो मुझे बताओ कि किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उसके पास सिलेंडर नहीं है, तो वो व्यक्ति गरीब हुआ। तो मैंने कहा कि वो एनर्जी पुअर हुआ, उसके पास हाई क्वालिटी के सिलेंडर नहीं है तो सही एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो पुअर इन जनरल नहीं हुआ, लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म में दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड पुअर। तो देन ही लुक सेटिस्फाइड उस आंसर से। फिर उन्होंने पूछा कि क्या पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन सरकार को करना चाहिए या सिविल सोसाइटी को करना चाहिए। तो इसका भी आंसर आम है कि मिलजुल के दोनों को साझा करना चाहिए इसके बारे में बात। फिर उन्होंने बात किया कि एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट नीडिंग हैंड होल्डिंग एंड ऑक्सीमोरोन, कि अगर तुम किसी को एम्पावरमेंट दे रहे हो और हैंड होल्डिंग कर रहे हो तो दो अलग बात है। एम्पावरमेंट का मतलब है उस व्यक्ति को खुद सक्षम होना चाहिए, सक्षम बनाना है उसको। हैंड होल्डिंग का मतलब है तुम उसकी मदद कर रहे हो। तो दोनों बातों में समन्वय है या दोनों बातें अलग अलग है। तो मैंने उसमें एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि छोटे बच्चे को शुरू में तो चलना हाथ पकड़ के ही सिखाया जाता है, और शुरू में हैंड होल्डिंग अगर इनफ हो जाए तो एम्पावरमेंट अपने आप फॉलोज। तो अगेन ही वॉज हैप्पी। स्पोक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मुझे बताओ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मेरे से एग्जाम्पल मांगे और मेरे से सोल्यूशन पूछा गया। फिर मेरे से पूछा कि तुम बच्चों की जो हेल्प करते हो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बारे में भी एक मैंने मिला जुला अच्छा आंसर उनको दे दिया। और फाइनली कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हो गई और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उन्होंने मेरे से पूछ लिए। तो बहुत लंबा ये सेक्शन चला मेरा मेंबर 3 के साथ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन था और सारे मेंबर्स बड़े सलीके तरीके से संजीदगी से मेरी बात को सुन रहे थे उस टाइम। फिर बात आई मेंबर 4 पे, हु वाज अ लेडी मेंबर। उन्होंने पूछा कि गुड़गांव में और नू में क्या फ़र्क है डेवलपमेंट के अंदर, क्यों डेवलपमेंट में फ़र्क है, क्यों गुड़गांव डेवलप्ड है, नू इतना डेवलप नहीं है, गुड़ग्राम में क्या इशू है, गुड़ग्राम में बिजली की क्या दिक्कत है। और इस मोमेंट पे उन लेडी मेंबर ने मेरे से पूछा कि अब मैंने कहा मुझे सड़क का तो इतना पता नहीं है कि एग्जैक्टली किसके घर में कितने टाइम बिजली आती है। तो देन शी टोल्ड मी कि अच्छा, आई यू नॉट फ्रॉम हरियाणा, आई थॉट यू आर फ्रॉम हरियाणा, and then I had to unfortunately accept that yes, I'm not from Gurgaon. Then she asked me where are you from? I said I am from New Delhi. और उसके बाद थोड़ी सी बात पलट गई। उसके बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि नू के अंदर हेल्थ केयर डेफिसिट क्यों है, एनीमिया और मैल न्यूट्रिशन को कैसे कुपोषण को हम हैंडल करें, और सैनिटेशन का इसके अंदर क्या रोल है, और रोल ऑफ हैंड वॉश डे क्या है। सैनिटेशन में बात आ गई, बट तब तक मेरे इंटरव्यू के अंदर एक लल आ गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ, एक मैंने माहौल चेंज होता हुआ देखा उस रूम के अंदर। फाइनली चेयरमैन पे बात आ गई। चेयरमैन ने कुछ मेरे से ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, हॉबीज़ पूछी, मेरे से पूछा कि तुम वर्चुअल टूर्नामेंट क्यों खेलते हो फुटबॉल का, असली में फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो। ये सवाल मेरे से यूपीएससी में भी पूछा गया और ये सवाल बहुत मॉक्स में भी पूछा गया था, क्योंकि ये सबसे पहले क्यूरियोसिटी इसी सवाल पे आती है।
3 सवाल और पूछे। पहले पूछा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में बता दो। फिर सवाल नहीं पूछा, फिर मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कह दिया। फरवरी में मेरा एचसीएस का इंटरव्यू था, मार्च में मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, और फाइनली जाने से जस्ट पहले उन्होंने एक कौन बनेगा करोड़पति का ट्रिविया क्वेश्चन पूछ लिया कि गंगा जब बांग्लादेश में आ जाती है उसको क्या कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा योर इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। तो ये थी मेरी इंटरव्यू की मोर और लेस सारी की सारी कहानी। तो इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल था। मे भी मेरे हिसाब से अगर ये ना पूछते कि मैं कहाँ से हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इस साल तो और भी ज़्यादा गमगीन काम हो गया है। 1200 लोगों में से जो बैठे थे मेंस के अंदर सिर्फ 61 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई है, जबकि कम से कम 250-300 को आई थी, आनी चाहिए थी रादर। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आई होप कि इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को साझा करने से आपको कुछ मदद मिली हो। इफ़ यू हैव एनी फॉलोअप क्वेश्चंस यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन देयर। If you like this video and if you want to help me increase the reach, you can like it, you can share it, you can subscribe to the channel and you can leave a comment ताकि YouTube को पता लगता है कि हाँ ये वीडियो काम की है, इसको और लोगों तक पहुंचाना है। With that in mind, you have my wishes. Best of luck. Take care. जय हिंद।